जब अन्याय कानून बन जाता है तो विद्रोह कर्तव्य बन जाता है। ये शब्द आज ईरान की सड़कों पर शायद गूंज रहे हैं। आज शुक्रवार 9 जनवरी 2026 है और हम ईरान में चल रहे राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों की गहराई में उतर रहे हैं। और ये कोई छोटे मोटे प्रदर्शन नहीं है, पिछले 3 सालों में ये सबसे बड़े हैं। बिल्कुल। और यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए ये टॉपिक बहुत ही जरूरी है। जीएस पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जहां पश्चिम एशिया की राजनीति और भारत पर उसके असर को समझना होता है। और प्रीलिम्स के लिए भी इसमें से कई फैक्ट्स निकल कर आ सकते हैं। जी, हमारी आज की जो बातचीत है वो इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक बहुत ही अच्छे लेख के विश्लेषण पर आधारित है। तो हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हो रहा है, बल्कि ये समझना है कि क्यों हो रहा है। और क्या इस बार कुछ अलग है? हाँ, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये ईरान के भविष्य को हमेशा के लिए बदल सकता है? चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत खोलते हैं। चलिए। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? 28 दिसंबर, तेहरान का मशहूर ग्रैंड बाजार। कुछ व्यापारी बढ़ती महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरे। एक छोटी सी चिंगारी थी, लेकिन इसने ऐसी आग पकड़ी कि अब तो पूरा देश इसकी चपेट में है। जी, रॉयटर्स की रिपोर्ट तो यही कहती है कि ईरान का ऐसा कोई प्रांत नहीं बचा है जहां ये विरोध प्रदर्शन ना फैले हों। और अब ये सिर्फ महंगाई का मुद्दा नहीं रहा है ना, अब ये सीधे सीधे शासन के खिलाफ एक आंदोलन बन गया है। बिल्कुल। और हालात की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगता है कि सुरक्षा बलों से झड़पों में अब तक जो खबरें आ रही हैं, कम से कम 36 लोगों की जान जा चुकी है। 36 लोग? जी, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और उस चिंगारी के पीछे जो बारूद था वो था आर्थिक संकट। आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। 2025 में महंगाई यानी इन्फ्लेशन वो 30% बढ़कर 52% से भी ज्यादा हो गई। 52%? जी, 52%। इसका मतलब है कि लोगों की बचत की कीमत 1 साल में ही आधी रह गई। जरा सोचिए, जो चीज आप पिछले साल 100 रियाल में खरीदते थे, अब वो 152 की मिल रही है। ये तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रखते। और खाने पीने की चीजों का क्या हाल है? क्योंकि सबसे ज्यादा असर तो आम आदमी पर वहीं दिखता है। बिल्कुल। खाने पीने की चीजों की औसत मासिक महंगाई 7% तक पहुंच गई। हर महीने कीमतें 7% बढ़ रही हैं। हर महीने? जी। लेकिन सबसे बड़ा झटका लगा है ईरानी करेंसी रियाल को। पिछले 1 साल में डॉलर के मुकाबले इसकी कीमत आधे से भी ज्यादा गिर गई। आधे से भी ज्यादा? हाँ, इस हफ्ते तो ये 1.48 मिलियन रियाल प्रति डॉलर के ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गया। तो एक तरफ आपकी कमाई नहीं बढ़ रही और दूसरी तरफ आपकी करेंसी की कीमत रोज गिर रही है। ये एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसी स्थिति है। और ऊपर से इस आर्थिक दबाव में पिछले साल अमेरिका और इजराइल की बमबारी ने सरकार की एक मजबूत देश वाली छवि को भी घरेलू स्तर पर काफी चोट पहुंचाई है। तो साफ है कि सरकार पर चौतरफा दबाव है। अच्छा, वो कुछ मदद की भी घोषणा कर रहे थे, है ना? कुछ नकद और वाउचर सहायता। हाँ, लगभग $7 प्रति माह। $7? जब खाने पीने की चीजें ही हर महीने 7% महंगी हो रही हों, तो ये तो ऊंट के मुंह में जीरा जैसा नहीं हुआ? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये मदद से ज्यादा एक मजाक ही लगता है। ये एक तरह से लोगों के गुस्से को थोड़ा शांत करने की कोशिश है, लेकिन ये समस्या की जड़ तक नहीं जाती। और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है कि अमेरिका प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए तैयार है। और ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी ने भी तुरंत जवाब दिया कि ये प्रदर्शनकारी ट्रंप के लिए काम कर रहे हैं। ये तो एक जाना पहचाना पैटर्न लगता है। बिल्कुल, ये क्लासिक टैक्टिक है। हर विरोध को विदेशी साजिश बता दो ताकि आंदोलन की वैधता पर ही सवाल उठा दिया जाए। लेकिन इस बार जमीनी हकीकत इतनी कड़वी है कि इस तरह के आरोप शायद ही काम करें। 20वीं सदी में हमने जितने भी बड़े आंदोलन देखे, उनके कारण मोटे तौर पर 2 ही रहे हैं। या तो खराब आर्थिक हालात या फिर तेहरान के तानाशाही रवैये के खिलाफ गुस्सा। जी, और हर बार इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC अपने मजबूत सिक्योरिटी सिस्टम से खामेनेई के शासन को बचाती आई है। तो फिर इस बार क्या बदला है? अगर हम तुलना करें तो फर्क साफ नजर आता है। 2022-30 का जो आंदोलन था वो महसा अमीनी की मौत के बाद शुरू हुआ था। हाँ, हिजाब कानून को लेकर। बिल्कुल। उसका जो ट्रिगर था वो सामाजिक था, व्यक्तिगत आजादी का सवाल। उसका नारा था औरत जिंदगी आजादी। और वो विरोध सिर्फ हिजाब के खिलाफ नहीं था, है ना? वो एक तरह से पूरी युवा पीढ़ी के गुस्से का प्रतीक बन गया था, जो अपनी आजादी चाहती है। बिल्कुल।
उससे पहले 2009 का ग्रीन मूवमेंट याद कीजिए, वो तो पूरी तरह से राजनीतिक था। हाँ, जब सुधारवादी उम्मीदवार मीर हुसैन मौसवी की चुनावी जीत को नकार दिया गया था, सही। तब लोग सड़कों पर आए थे। लेकिन पिछले 5 सालों में विरोध का जो केंद्र बिंदु है वो पूरी तरह से आर्थिक हो गया है। मतलब अब ये किसी अधिकार या नेता के लिए नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी, 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष बन गया है। और इस आग में घी का काम किया है बाहरी प्रतिबंधों ने। आप स्नैपबैक प्रतिबंधों की बात कर रहे हैं, ये क्या है, जरा आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। स्नैपबैक का मतलब है अचानक वापस आ जाना। ईरान न्यूक्लियर डील के तहत जो पुराने कड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हटा दिए गए थे, अच्छा। राष्ट्रपति ट्रंप के मैक्सिमम प्रेशर अभियान के तहत वो सब अचानक वापस लागू कर दिए गए। इसने ईरान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी, जो पहले से ही लड़खड़ा रही थी। तो अब जो गुस्सा है वो सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था के खिलाफ है। बिल्कुल, एक ऐसी व्यवस्था के खिलाफ जो उन्हें एक बेहतर भविष्य देने में नाकाम रही है। ये आर्थिक तंगी की बात तो समझ आती है, लेकिन यहाँ ये जानना वाकई दिलचस्प हो जाता है कि शासन इस बार कैसे प्रतिक्रिया दे रहा है। ईरान का रिकॉर्ड तो इस मामले में बहुत क्रूर रहा है। हाँ, और उसके पीछे एक ऐतिहासिक सबक है। 1979 की क्रांति से उन्होंने सीखा कि शाह ने जब प्रदर्शनकारियों को रियायतें दी तो उसी से राजशाही कमजोर हुई और आखिरकार गिर गई। बिल्कुल। इसलिए उनका मानना है कि कोई भी रियायत कमजोरी की निशानी है। इसी कठोर नीति ने 2010-11 के अरब स्प्रिंग की लहर को ईरान पहुंचने से रोक दिया था। लेकिन इस बार कुछ अलग लग रहा है। हाँ, यहाँ जो आकर्षक है वो है इस बार के दृष्टिकोण में बदलाव। लेकिन क्या हम इस बार के रवैये को सुलहपूर्ण कह सकते हैं? जो कि 36 लोग मारे जा चुके हैं, कहीं ये महज एक रणनीति तो नहीं? देखिए, ये एक बहुत ही जायज सवाल है। जब हम सुलहपूर्ण कहते हैं तो हम ईरान के अपने पुराने मापदंडों से तुलना कर रहे हैं। अच्छा। इस बार जो नया है वो ये है कि सरकार ने बल प्रयोग जारी रखते हुए भी बहुत जल्दी प्रदर्शनकारियों की वैध मांगों को मान लिया है। पहले तो वे किसी भी मांग को सिरे से खारिज कर देते थे। ये एक बड़ा बदलाव है। और शायद 2024 में मसूद पेजेश्कियन का राष्ट्रपति बनना भी इसी का एक संकेत था। उन्हें एक नरमपंथी चेहरे के तौर पर देखा जाता है। बिल्कुल। उन्होंने अमेरिका इजराइल बमबारी के वक्त भी शांति की बात की थी, और अब इस आंतरिक संकट में भी उनका लहजा अपेक्षाकृत नरम है। पर आपका शक अपनी जगह सही है। ये एक सोची समझी रणनीति भी हो सकती है, एक तरह की गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी। हाँ, जहां राष्ट्रपति नरम बातें करते हैं और IRGC जमीन पर अपना काम करती रहती है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल, इन सब का मतलब क्या है? क्या ये विरोध प्रदर्शन ईरान में एक बड़े राजनीतिक बदलाव यानी रिजीम चेंज का कारण बन सकता है? ईरान में कोई भी छोटा मोटा विरोध बहुत जल्दी शासन विरोधी बन जाता है, तो ये सवाल हमेशा हवा में रहता है। अगर हम पूरी तस्वीर को देखें तो शासन परिवर्तन की राह में 2 बहुत बड़ी चट्टानें हैं। अच्छा। पहली और सबसे मजबूत चट्टान है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC। ये सिर्फ एक सेना नहीं है। नहीं, उनका तो अर्थव्यवस्था में भी बहुत बड़ा दखल है। बिल्कुल। IRGC का ईरान की अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्सों पर कब्जा है। कंस्ट्रक्शन, टेलीकॉम, तेल, हर जगह। इस मौजूदा भ्रष्ट सिस्टम से IRGC के अधिकारियों और सैनिकों को सीधा फायदा होता है। मतलब उनका अपना एक इकोनॉमिक एम्पायर है, तो वे उस सिस्टम को क्यों बदलने देंगे जिससे उन्हें इतना फायदा हो रहा है? यही बात है। उनकी आर्थिक पहुंच आम ईरानियों से कहीं ज्यादा है। ये 1979 से बिल्कुल अलग स्थिति है, जब शाह की सेना ने बगावत के दौरान कोई हस्तक्षेप नहीं किया था और चुपचाप किनारे हट गई थी। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्या IRGC पूरी तरह से एक है? क्या सभी सैनिक और निचले स्तर के अधिकारी एक जैसा सोचते हैं? क्या उनमें कभी कोई फूट पड़ने की संभावना है ही नहीं? ये एक बेहतरीन सवाल है। अभी तक तो ऐसा कोई बड़ा संकेत नहीं मिला है। IRGC की विचारधारा और ट्रेनिंग ही ऐसी है कि वे सुप्रीम लीडर के प्रति वफादार रहें और आर्थिक हित उन्हें मजबूती से बांधे रखते हैं। वो आखिर तक लड़ेंगे क्योंकि उनका सब कुछ दांव पर लगा है। ठीक है, तो ये हुई पहली बाधा। और दूसरी बाधा थोड़ी हैरान करने वाली है। वो है नौकरशाही पर जनता की निर्भरता। नौकरशाही पर निर्भरता, वो कैसे? इसे समझने के लिए ईरान के सरकारी सिस्टम को एक बहुत पुराने विशाल पेड़ की तरह सोचिए। लोग इसकी छांव और इसके फलों यानी सब्सिडी, सरकारी नौकरी और वेलफेयर स्कीम्स के आदी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस स्कूल के प्रोफेसर एस्फंदियार बतमांगेलीज का विश्लेषण यही कहता है कि लोग इस पेड़ की कुछ सड़ी हुई शाखाओं को काटना चाहते हैं,
लेकिन कोई भी पूरे पेड़ को जड़ से उखाड़ने का जोखिम नहीं लेना चाहता। क्योंकि उन्हें डर है कि क्रांति की उथल-पुथल में जो थोड़ा बहुत सहारा है वो भी छिन जाएगा। बिल्कुल, और वे पूरी तरह बेसहारा हो जाएंगे। तो ये एक तरह का स्टेबिलिटी पैराडॉक्स हो गया, यानी जो दो चीजें शासन को आज बचाए हुए हैं, IRJC और ये सरकारी वेलफेयर सिस्टम, वही वो चीजें हैं जो किसी भी सार्थक आर्थिक सुधार को रोकती हैं। आपने इसे बिल्कुल सही शब्दों में बयां किया है। शासन अपनी ही बनाई व्यवस्था में फंस गया है। वो बदलाव कर नहीं सकते क्योंकि उससे उनके सबसे वफादार लोग नाराज हो जाएंगे, और बिना बदलाव के वो जनता के गुस्से को शांत नहीं कर सकते। शासन परिवर्तन की राह भले ही मुश्किल हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि सब कुछ ठीक है। ईरान कई और मोर्चों पर भी तो कमजोर नजर आ रहा है। बिल्कुल, और इन कमजोरियों को दो स्तरों पर देखना होगा। पहली है जियोपॉलिटिकल कमजोरी, मतलब आस पड़ोस के देशों के साथ रिश्तों में। हाँ, और ताकत के संतुलन में आई कमजोरी। शायद 1979 की क्रांति के बाद ईरान आज अपने सबसे कमजोर दौर में है। ऐसा क्यों? जरा इसे खोलकर समझाइए। जैसे सीरिया में असद का न रहना ईरान के लिए इतना बड़ा झटका क्यों है? देखिए, सीरिया ईरान के लिए सिर्फ एक सहयोगी देश नहीं था, वो लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह तक पहुंचने का एक जमीनी पुल था। अच्छा, एक कॉरिडोर की तरह। जी, सीरिया के रास्ते ही ईरान हिजबुल्लाह को हथियार और पैसा भेजता था। असद का जाना मतलब उस पुल का टूटना। इससे भूमध्य सागर तक ईरान की पहुंच लगभग खत्म हो गई है। और हिजबुल्लाह का भी तो नेतृत्व खत्म हो गया है ना? हाँ, लेबनान में उसका सबसे मजबूत प्रॉक्सी हिजबुल्लाह नेतृत्व विहीन हो गया है। और दूसरी तरफ ट्रंप प्रशासन के समर्थन से इजरायल लगातार इस क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ा रहा है। इन सब ने मिलकर तेहरान की एक मजबूत ताकत वाली छवि को चकनाचूर कर दिया है। ये तो बाहरी मोर्चे की बात हुई। अंदरूनी तौर पर क्या कमजोरियां हैं? अंदरूनी तौर पर एक बहुत बड़ी संरचनात्मक कमजोरी है, और वो है उत्तराधिकार का सवाल। आयातुल्लाह खामेनेई के बाद कौन? बिल्कुल, उनकी उम्र हो चुकी है और तेहरान के सत्ता के गलियारों में उनके उत्तराधिकारी को लेकर तैयारी चल रही है। ये एक बहुत ही नाजुक और यूं कहिए विस्फोटक प्रक्रिया हो सकती है। खासकर इसलिए क्योंकि ईरान की आज की युवा और असंतुष्ट पीढ़ी ने अपने जीवन में कभी सुप्रीम लीडर को बदलते हुए नहीं देखा है। सही कहा आपने, 36 साल से वही एक चेहरा सत्ता के शिखर पर है। जब वो हटेंगे तो एक पावर वैक्यूम मतलब शक्ति का एक खालीपन बनेगा, जिससे भरने के लिए कई गुटों में लड़ाई हो सकती है। तो इस नाजुक दौर में शासन किसी भी तरह की आंतरिक अस्थिरता बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता। उनके लिए आंतरिक स्थिरता इस वक्त सबसे जरूरी है। तो आज की इस गहरी चर्चा का सार ये है कि ईरान एक ऐतिहासिक दौराहे पर खड़ा है। एक तरफ आर्थिक बदहाली और जनता का गुस्सा है जो उबल रहा है, तो दूसरी तरफ IRGC जैसी शक्तिशाली सुरक्षा मशीनरी और नौकरशाही पर टिकी व्यवस्था है जो किसी भी बड़े बदलाव को रोक रही है। सरकार का नया नरम रवैया एक रणनीति हो सकता है, लेकिन बाहरी और अंदरूनी कमजोरियां स्थिति को बहुत अप्रत्याशित बना रही हैं। बिल्कुल, ये विरोध प्रदर्शन भले ही अभी बिना किसी नेता के असंगठित लग रहे हों, लेकिन इनका इतनी तेजी से फैलना एक स्नोबॉल इफेक्ट पैदा कर सकता है, जिसके नतीजे क्या होंगे कोई नहीं कह सकता। और ये जरूरी नहीं कि इसका अंत एक साफ सुथरे शासन परिवर्तन में ही हो। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा उथल-पुथल भरा और अनिश्चित हो सकता है। और जाते जाते हमारे UPSC अभ्यर्थियों और सभी श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा। ईरान में इस तरह की बढ़ती आंतरिक अस्थिरता का भारत के हितों, खासकर हमारी ऊर्जा सुरक्षा और चाबहार बंदरगाह जैसी रणनीतिक योजनाओं पर क्या और कितना गहरा प्रभाव पड़ सकता है? ये सोचने वाला सवाल है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके कोई प्रश्न या विचार हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।